नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो आप लोग अच्छे ही होंगे, अच्छे से तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। कई दिन से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आप मैम थोड़ा सा कुछ फ्री क्लासेस भी कर दीजिए यूट्यूब के ऊपर, ताकि हम लोगों को फायदा मिल सके। और अपकमिंग जो रीड का एग्जाम है प्लस आपके जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर पोर्शन है साइकोलॉजी वाला, वो आपका अच्छे से कवर हो सके। तो जो रीड का सिलेबस है हम पूरी तरह से कवर करते हुए पढ़ेंगे। कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, तो लगभग आपके 25 से 30 क्लासेस के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे, ताकि ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव वाले सवाल भी बताऊंगी। जिस दिन हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन करेंगे उसी से रिलेटेड नेक्स्ट डे हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। तो ये पैटर्न रहेगा हम लोगों का थोड़ा सा पढ़ने का। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं कि इसी पैटर्न से हम लोग पढ़ा करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर थ्योरी पोर्शन आपको पता होगा ऑलमोस्ट, तो आप लोगों के पास सभी तरह का सिलेबस वगैरह और जो भी आपकी पढ़ने की किताबें, चाहे फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की हो, चाहे प्रभात क्लासेस की हो, या फिर आपके जो नोट्स हैं वो किसी भी वंदना मैम के नोट्स या किसी भी थ्रू से आपके पास जो नोट्स हैं, तो जो नोट्स है वो इकट्ठा करने से अच्छा है कि हम लोग टू दी पॉइंट चीजें पढ़ें और इसको इतना शॉर्ट एंड स्वीट रखें कि मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं, वो जो कीज है हमारी, कीज की मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं उसके अंदर भी, कि ये पढ़ते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि एग्जैक्टली ये सवाल में पूछा क्या जा रहा है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लेवल 1 की बात करते हैं, लेवल 1 के लेवल 2 वाला खुल गया, ये देखिए लेवल 1 की अगर हम बात करते हैं तो लेवल 1 के अंदर बाल विकास पूरा दे रखा है। बाल विकास मतलब बच्चे की जो विकास है वो किस प्रकार से है, उसकी वृद्धि कैसे होगी, वो पूरी वृद्धि और विकास की संकल्पना, सिद्धांत वगैरह, व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तित्व क्या होता है, बुद्धि कैसे कार्य करती है, अधिगम क्या है, अधिगम मतलब जो पढ़ाने वाली जो लर्निंग प्रोसेस है किस तरीके से करता है, अध्यापक कैसे पढ़ाएगा, किस तरीके से कराएगा, शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे। और फिर जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा है 2005 की, वो आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। टीचिंग एड्स हमको इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उनका आकलन, मापन, मूल्यांकन किया जाएगा। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो दे रखा है 2009 वाला, इसको हमने पूरी तरीके से कवर करना है। तो ये रीट लेवल 1 का सिलेबस है और सेम टू सेम सिलेबस आपके रीट लेवल 2 का सिलेबस है। 1 का मतलब हुआ पहली से 5वीं कक्षा तक। ठीक है, तो इजी गोइंग आपको क्या ध्यान में, जो 1 की तैयारी करें मतलब जो पहली से 5वीं कक्षा तक के टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, 30 प्रश्न आएंगे, 30 ही अंक के आएंगे। 1 नंबर का 1 सवाल है आपका। तो हमको कोशिश करनी है एटलीस्ट हम लोग 20 से 25 सवाल कर पाए, ताकि हमारा जो एक रेशो है पूरे ऑल ओवर वो ढंग से बैठ सके। तो ये आपका जो प्रश्न पत्र है साइकोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। बाल विकास और शिक्षण विधियां इसके अंदर पढ़नी है। लेकिन ये पोर्शन किसका है, एक चीज ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी का पोर्शन है। यही साइकोलॉजी आपको सेकंड ग्रेड में भी हेल्प करेगी, ये रीट यानी कि थर्ड ग्रेड में हेल्प कर रही है, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आपको हेल्प करेगी। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो पोर्शन है साइकोलॉजी वाला, ये पूरा पोर्शन है, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग जो आपका मटेरियल है, यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग। तो कंप्यूटर वगैरह का तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे देंगे, और या फिर कुछ इस तरीके से कुछ नोट्स तैयार कर देंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। जो स्टूडेंट जानते हैं, जिनको मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, उन्हें तो पता है टेलीग्राम चैनल के बारे में। दिशा क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। थोड़ा सा जो यूट्यूब हो गया या टेलीग्राम चैनल है या ऑनलाइन क्लासेस का जो है, उसके ऊपर मैं आपके लिए फ्री में अवेलेबल अब तक नहीं थी, क्योंकि कई जगह पे बॉन्ड होते हैं जो आपको करने होते हैं। लेकिन कुछ अभी मेरे पास थोड़ा वक्त है तो मैं आप लोगों को टाइम दे सकती हूँ। तो ये एजुकेशनल जो भी पोर्शन है एजुकेशन साइकोलॉजी वाला, ये हम पूरा अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ये जो इसके अंदर लर्निंग यानी कि जो मनोविज्ञान है वो होता क्या है, एग्जैक्टली ये किस तरीके से कार्य करता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किस तरीके से इसमें धीरे धीरे सिद्धांत आए, सिद्धांत परिभाषाएं, ये जो है लगभग आपको 200 मतलब टोटल ओवरऑल बता रही हूँ, परिभाषाएं, सिद्धांत, ये 200 लगभग है, जहां से हमेशा सवाल पूछा जाता है। हमेशा एक आध परिभाषा हो सकता है कि आपको ना आए एग्जाम के अंदर, लेकिन कुल 200 ऐसे हैं। तो इनके पार्ट कर करके 30 करके या 60 करके इस तरीके से आपको मिल जाएगा। पीडीएफ में भी आपको पूरी तरह मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी पार्ट मिल जाएगा। तो आज से हम शुरू करते हैं। डेली क्लासेस रहेंगी। अगर आप लाइव सेशन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में आइडिया दे दीजिएगा टाइमिंग की, कि भाई इस टाइम पे हम पढ़ेंगे, या फिर मैं जो अपना रिकॉर्डेड है वो उसी टाइम पे डाल दूंगी। तो आज तो आपको 8 से 9 बजे ये क्लास मिल जाएगी। फिर भी अगर कुछ बच्चे जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको 4 से 5 कर सकती हूँ, या मॉर्निंग में भी शिफ्ट कर सकती हूँ 11 से 12। वो लाइव के ऊपर है कि लाइव सेशंस लेने हैं। तो आप लोग अपना एक सूटेबल टाइम भी मुझे बता दीजिएगा, और कुछ और भी तरीका हो पढ़ने का आपको जो अच्छा लगता है कि इस तरीके से पढ़े, हम ये करें, ऑब्जेक्टिव हम करेंगे।
बट उसके लिए हम लोगों को ये पढ़ना जरूरी है एग्जैक्टली साइकोलॉजी है क्या, किस तरीके से ये वर्क करती है। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना हम अपना स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजों से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। किसने बोला है ये बात? एबिंगहॉस ने ये बात बोली है। सीधे सीधे एग्जाम में सवाल आएगा और ऐसे ही आपको इसका आंसर भी देना है कि भाई आपको लिखा होगा स्टेटमेंट कि मनोविज्ञान का जो है अतीत बहुत लंबा और इतिहास। अतीत बहुत लंबा है मतलब बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, अभी नया नहीं है ये, और बहुत पहले से स्टार्ट होने के बाद इसमें धीरे धीरे बदलाव आए हैं और अभी भी ये बहुत छोटे रूप में है। छोटे रूप में ये जो आप देख रहे हो नेक्स्ट कि मनोविज्ञान विकास क्रम की अगर बात करें तो कौन सी अवस्था में चल रहा है? शैशवावस्था में चल रहा है। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर देन प्रौढ़ावस्था। तो इसके अंतर्गत पढ़ नहीं रहे हम, लेकिन 3 प्रकार की अवस्थाओं को जब हमने पढ़ना पड़ेगा तो ये अभी तक विकास के पहले चरण के अंदर ही है, यानी कि इसके अंदर अभी भी बहुत सारे बदलाव आने बाकी है। तो मनोविज्ञान की अगर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या वर्ड क्या आता है? अगर हम लिखते हैं कि भाई मनोविज्ञान, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है मनोविज्ञान, इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द, इस शब्द से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अब सवाल उठता है यहां जो मैंने साइकोलॉजी लिखा है ये साइकोलॉजी किस भाषा में है? ये आपके सीधे सीधे अंग्रेजी भाषा के अंदर मैंने लिखा है। कंफ्यूज करने के लिए इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपसे इंग्लिश में साइकोलॉजी लिख के पूछा जाए कि ये साइकोलॉजी कौन सी भाषा का है, ये देखो ये सीधे सीधे इंग्लिश में मैंने लिख रखा है। साइकोलॉजी शब्द, शब्द को देखना, साइकोलॉजी शब्द कहां से हमने लिया है या साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जो ग्रीक मनोविज्ञानी थे। ठीक है, ग्रीक मनोविज्ञानी, या आपको ग्रीक की जगह पर यूनानी मनोविज्ञानी भी कहा जा सकता है। तो जो सबसे पहले जो ग्रीक मनोविज्ञानी थे उन्होंने इस शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ग्रीक मनोविज्ञानी ने किया है। और ये जो ग्रीक मनोविज्ञानी है यानी कि ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति जो है कहां से रिलेट करते हैं? ग्रीक या यूनान से रिलेट करते हैं और इनका नाम क्या है? रुडोल्फ गोइकिल। तो 1590 ईस्वी के अंतर्गत जो रुडोल्फ गोइकिल थे इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था या किस मनोविज्ञानी ने किया था? तो वह मनोविज्ञानी है रुडोल्फ गोइकिल। 1590 ईस्वी के अंदर उन्होंने ये कार्य किया था और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी। ठीक है, उसी के अंदर इसका सबसे पहले किया था और उस किताब का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजी। ठीक है, ये जो किताब इन्होंने लिखी थी इस बुक के अंतर्गत ही, ये इन्हीं की किताब है, इस बुक के अंदर ही इन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ये क्या थे? ये एक ग्रीक मनोविज्ञानी थे। अब साइकोलॉजी कहीं से भी पढ़ लो, सबसे पहले आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? इसकी विकास के क्रम को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत? विकास के क्रम, कि एग्जैक्टली ये आया कहां से, किस तरीके से आया, कैसे धीरे धीरे क्रम के अंदर इसका विकास हुआ है। तो वैसे तो क्या माना जाता है कि भाई 16वीं शताब्दी से भी पहले, सबसे पहले ये किसका पार्ट था? दर्शन शास्त्र का पार्ट था। ठीक है, 16th सेंचुरी जब थी उससे भी पहले एक इसका पार्ट था, दर्शन शास्त्र का पार्ट था। उससे पहले, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि रुडोल्फ गोइकिल के बारे में अगर आपसे एक स्टेटमेंट और पूछा जा सकता है कि इन्होंने कितने टाइम तक वर्क किया है इस क्षेत्र के अंदर, तो 1547 से लेकर 1628 तक, 1547 से लेकर 1628 तक इन्होंने इस बुक के ऊपर रिसर्च किया था और 1590 के अंदर रुडोल्फ गोइकिल ने
साइकोलॉजिया शब्द की एक किताब बनाई और उस साइकोलॉजिया जो पूरी किताब थी उस साइकोलॉजिया के अंदर इन्होंने साइकोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया है। ये ग्रीक मनोवैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम मनोविज्ञान का जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ग्रीक मनोविज्ञानी ने करा है। सिंपल, क्लियर, वो सब लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा कि भारत में अगर हम बात करें, भारत की बात करें तो भारत के अंदर मनोविज्ञान किस काल में आया था? जब हमने इंडिया के अंदर मनोविज्ञान को पढ़ने की कोशिश करी तो पहली चीज तो कौन इसको लेकर आया और ये कौन से सन में आया? तो ये सवाल आप मुझे बताएंगे, मैंने ढूंढ के रखा था आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। अब हम बात करते हैं विकास के क्रम की, ठीक है? तो विकास के क्रम की जब हम बात करते हैं मनोविज्ञान के अंदर तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो सीधे सीधे हमें पता चल गया किससे हुई है कि भाई मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से। तो यहाँ मैंने लिखा भी है 16वीं सदी में, यानी कि जब स्टार्ट हुई थी उससे पहले 1590 की बात हो रही है। ये दर्शन शास्त्र से अलग ये हुआ था और इसका नाम हमने क्या रखा था? मनोविज्ञान रखा था। क्लियर? अब इससे पहले की सारी कहानी सुन लो। कहानी सबसे पहले इसकी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति की जब भी बात आएगी, इसका हम विकास क्रम पढ़ेंगे तो एक नाम आएगा अरस्तु जी का। किसका नाम आएगा? अरस्तु का नाम आएगा। कि मनोविज्ञान के विकास के क्रम को जब आप पढ़ते हैं तो 16वीं शताब्दी का नाम आएगा और 16वीं शताब्दी में इसको स्टार्ट किसने किया? इसका समर्थक कौन था? अरस्तु समर्थक था। कहा क्या इसने? सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे आप शब्द देख रहे हैं मनोविज्ञान को, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट हो गया, मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन है। ये बात कब हुई? 16वीं सदी के अंदर हुई। 16वीं सदी के अंदर सबसे पहले ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है अरस्तु ने बोली है। तो यानी कि इसने क्या करा? इस चीज को स्टार्ट कर दिया मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो इसीलिए मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा? अरस्तु को कहा जाएगा। तो पहला सवाल आपका तैयार हो गया। कई बार ये एग्जाम के अंदर आया है, रीट में भी पूछ लिया, सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया, सीटेट के अंदर भी पूछ लिया। ठीक है, सीधा सा सवाल, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु मनोविज्ञान का जनक है। लेकिन एक ध्यान रखना, ये तो कौन हो गया? जनक। लेकिन सेम अगर आपसे पूछ ले जननी, यानी कि माँ कौन है, तो वो कौन है? दर्शन शास्त्र। अरस्तु मनोविज्ञान का जनक है, लेकिन जो मनोविज्ञान की जननी है वो क्या है? दर्शन शास्त्र है। और जब हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, दर्शन शास्त्र से ही ये शब्द क्या हुए हैं? अलग हुए। मनोविज्ञान को किससे सेपरेट किया? दर्शन शास्त्र से सेपरेट किया गया है। पहले तो इसी के अंतर्गत इसको देखा जाता था, दर्शन शास्त्र के अंदर ही इसको पढ़ा जाता था। धीरे 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 इसको क्या किया गया? चेंज किया गया। और चेंज करते करते सबसे पहले ये कौन सा अध्ययन बना? आत्मा का अध्ययन बना। तो आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी में मनोविज्ञान को कहा गया है। ये दर्शन शास्त्र से अलग होकर बना था। इसके जो समर्थक थे वो थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और रुडोल्फ बोयकिल भी। 1590 की बात हो रही है तो वो भी इसके समर्थक हो गए। लेकिन सबसे पहले ये बात किसने कर दी? अरस्तु ने कर दी। ठीक है, अरस्तु ने ये बात कही, इसीलिए वो क्या कहलाएंगे? जनक कहलाएंगे। तो मनोविज्ञान कौन से विषय से अलग हुआ है? दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है। क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली आत्मा का विज्ञान था क्या? आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि जो आत्मा का अध्ययन हम करते हैं तो इस आत्मा के अध्ययन के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो आत्मा के अध्ययन की जब बात आएगी तो मैंने आपको बता दिया दर्शन शास्त्र से ये अलग हुआ। दर्शन में क्या पढ़ा जाता है? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है आत्मा। ठीक है, अगली बार से क्या मैं एक रफ पीडीएफ भी खाली पेज जोड़ दूंगी ताकि आप लोगों को इजीली समझा सकूं, है ना। आत्मा प्लस परमात्मा और ब्रह्म। मनुष्य मतलब अभी तक किस पे ऊपर चल रहा है? अपने आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के अंतर्गत चल रहा है। ठीक है, तो अब ये आत्मा का किस रूप से अध्ययन करने लगे? आत्मा का अध्ययन करने लगे, जो मानसिक दर्शन था उसका अध्ययन करने लगे। आत्मा किस चीजों से बनी हुई है? आत्मा बनी हुई है हमारी पूरी की पूरी किन चीजों से? आपकी पूरी जो ग्रंथियां होती, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जो है मिलकर आपके किस चीज को बनाती है? आत्मा को बनाती है। वही जो आप पढ़ते आते हैं हम जो पुराने टाइम से कि आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है, आत्मा का परमात्मा से, यानी कि मनुष्य का जो ईश्वर से मिलन है, जिसमें उसकी हेल्प क्या कर रही है?
आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा और जिह्वा। क्योंकि भजन करोगे, बोलोगे, भगवान का नाम जपोगे तो ये सारी चीजें आपको हेल्प कर रही है ना, इंद्रियां आपको हेल्प कर रही है। इसका मतलब ये क्या है, अंदर से आपको हेल्प कर रहा है। जब ये चीज आपको अंदर से हेल्प कर रही है तो ये क्या कहलाएगा, आपका अंतःकरण का विज्ञान। क्या कहलाएगा ये, अंतःकरण का विज्ञान। तो सबसे पहले अगर स्टार्टिंग की बात करें, मनोविज्ञान शब्द किसने दिया, मैं रिपीट कर रही हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को भी थोड़ा इजी हो जाए, याद भी हो जाए और एग्जाम में भी याद रहे। रुडोल्फ गोइकिल की किताब थी साइकोलॉजिया, 1590 में आई। ग्रीक मनोविज्ञानी था, उसने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। साइकोलॉजी अगर वैसे लिखूंगी तो वो इंग्लिश का वर्ड है, PSYCHLOGY। ये मैंने क्या लिखा है, इंग्लिश में, अंग्रेजी के अंदर है ये ध्यान रखना, आगे और भी आएगा। तो ये चीज इंग्लिश के अंदर है। बाद में इसका जो वर्णन है कि कैसे साइकी और लोगोस हुआ वो आगे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, विकास का क्रम पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सी सदी पढ़ी हमने, 16वीं सदी की बात चल रही है। 1590 का काम हो गया, 16वीं सदी के अंदर अगर हम बात करें तो 1590 में ही ये किससे अलग हुआ है, दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है। दर्शन शास्त्र के अंदर किसका अध्ययन किया जाता था, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का अध्ययन किया जाता था। मनुष्य का किससे मिलन है भाई, ईश्वर से मिलन है। तो अरस्तु जब आए, अरस्तु ने इसको आत्मा के विज्ञान की संज्ञा दी दर्शन शास्त्र अलग करके। लेकिन इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली, कि हम अपने द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ के द्वारा क्या कर रहे हैं, आत्मा किसकी है, मनुष्य की आत्मा है ना, उससे हम क्या कर रहे हैं कि मनुष्य को समझने पे जोर दे रहे हैं। तो अरस्तु ने बेसिकली क्या किया, आत्मा से मनुष्य को समझने पर जोर दिया, मनुष्य के अध्ययन पर जोर दिया। ठीक है, और अभी अगर हम व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में यही जो आत्मा का अध्ययन है वह क्या कहलाता है, व्यवहारवाद कहलाता है। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन। क्योंकि एग्जैक्टली तो आप क्या कर रहे हो, व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे हो, मनुष्य को समझना, मनुष्य के व्यवहार को समझना। तो अगर हम बात करें तो अरस्तु ने इसमें मनुष्य को समझने पर जोर दिया, उसने आत्मा का अध्ययन करना चाहा, और वर्तमान में यही आत्मा का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। तो ये सवाल आ सकता है आपको कि आत्मा का अध्ययन व्यवहार में क्या कहलाता है, मतलब प्रेजेंट में क्या कहलाता है, वर्तमान में क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। आगे और आएगा, इसका जो चौथा प्रकार है वो यही है। तो अरस्तु ने क्या किया है भाई, अंतःकरण का अध्ययन किया है। अरस्तु ने अध्ययन अंतःकरण का इसको विज्ञान माना है। अंतःकरण समझ गए ना, जो अंदरूनी जो इंद्रियां है उसके द्वारा हम सारी चीजें करें, इसे अंतःकरण का विज्ञान माना है। और अरस्तु के ने ये सारी बातें बताई, इस बातों को कौन बताता है, एक मनोविज्ञानी है जिसका नाम है केलर। ठीक है, एक मनोविज्ञानी जिसका नाम क्या है, केलर। अगर तुम लोगों को ना ये ऐसे पीडीएफ के अलावा अगर रिटर्न में लिख लिख के पढ़ने वाला भी सिस्टम है तो मैं वैसे भी पढ़ा सकती हूँ। कमेंट सेक्शन में थोड़ा बता देना कि ऐसे पीडीएफ चाहिए कि लिख लिख के पढ़ाऊं, स्टेप बाय स्टेप। ऑब्जेक्टिव करेंगे, ऑब्जेक्टिव का तो कोई बात ही नहीं है, वो तो कर ही लेंगे, तो थोड़ा सा बता देना। तो अरस्तु ने किसका विज्ञान दिया, अंतःकरण का विज्ञान दिया। दर्शन शास्त्र क्या है, मनोविज्ञान की जननी है। और ये सारी बातें जो है, और अरस्तु मनोविज्ञान का जनक है, लेकिन ये सब बातें कौन बता रहा है, केलर जी बता रहे हैं। इसने ये सारी बातें बताई हैं। ठीक है, कि केलर के अनुसार कौन है, अरस्तु मनोविज्ञान का जनक कहा है। ठीक है, 1590 वाली बात भी क्लियर। रुडोल्फ गोइकिल मनोविज्ञान जो है उसने भी क्या कहा, आत्मा का विज्ञान है। पूछा जा सकता है ना कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जनक अगर आप अरस्तु को बोल रहे हो तो 1590 की अगर बात करें तो रुडोल्फ गोइकिल ने सबसे पहले यूज किया था। तो क्या उसने आत्मा का विज्ञान कहा था, उसने कहा नहीं था, लेकिन उसने भी माना कि ये क्या है, आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा है तो एक ही बात है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड भी एक सवाल है जो रीट में पूछा जाता है ना, कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है कि यूनानी भाषा का शब्द है कि लैटिन भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा और यूनानी भाषा तो एक ही बात हो गई। ठीक है, सपोज अगर आ जाता है कि क्या लैटिन भाषा का वर्ड है, आगे और भी एक्सप्लेन करूंगी। तो ग्रीक लैंग्वेज से ही लैटिन लैंग्वेज बनी है, तो ग्रीक और लैटिन अगर दोनों साथ में आएगा तो आंसर क्या होगा, ग्रीक होगा। ठीक है, लेकिन अगर ग्रीक नहीं दे रखा, यूनानी नहीं दे रखी, तो आंसर क्या होगा, लैटिन लैंग्वेज होगा। तो क्लियर, इसको आगे और भी क्लियर कर लेंगे। तो अब उसके बाद में हमने 16th सेंचुरी का तो काम क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे था, इस तरीके से ये अध्ययन हुआ। इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है, एक वर्ड आता है साइकोलॉजी, जो मैं आपको बोल के भी बताया कि भाई साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी के अंदर जैसे ये केलर ने स्टेटमेंट दिया ना, ऐसे एक व्यक्ति और थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम है आपके गैरिट। ठीक है, तो गैरिट महोदय क्या कहते हैं, इसका जो लास्ट पेज है ना उस पर बता देती हूँ। ठीक है,
वो खाली पड़ा है। तो अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट, ये आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भी आया था। सेकंड ग्रेड में क्या आया था कि गैरिट के अनुसार, अभी तक आत्मा का अध्ययन चल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, आत्मा का जो इसके अंदर वर्णन किया, आत्मा का अध्ययन चल रहा है। तो इसमें साइकोलॉजी शब्द, साइकोलॉजी, ठीक है, हिंदी में भी लिख देती हूँ यहाँ पे साइकोलॉजी, ये यहाँ पर साइकोलॉजी। अब ये तो किसका वर्ड हो गया, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये किसका वर्ड है, इंग्लिश का शब्द है, ये इंग्लिश का शब्द है साइकोलॉजी, ठीक है। अब साइको प्लस लोगोस, और ये वाला साइकोलॉजी क्या हो गया, ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक कह लो या फिर यूनानी भाषा का शब्द। इसको अब हम क्या करेंगे, पाठ करेंगे इसका। तो ये क्या होगा, साइकी, और ये क्या होगा, लोगस, या लोगोस भी लिख सकते हो, लोगस, ठीक है। एक ही, और ये है आपका लोगस, ठीक है, साइकी प्लस लोगस। तो यहां पर क्या है, साइकी का मतलब आत्मा, या फिर आप कह सकते हो अंतःकरण। अंतःकरण किससे आ रहा है, 5 इंद्रियों से आ रहा है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा से। अंतःकरण का विज्ञान, गैरिट ने कहा है ये बात। और लोगस का मतलब तो होता ही क्या है, विज्ञान या फिर क्रमबद्ध अध्ययन होता है ना, किसी भी चीज का क्रमबद्ध अध्ययन या व्यवस्थित अध्ययन। तो लोगस का मतलब क्या हो गया, क्रमबद्ध अध्ययन या फिर व्यवस्थित अध्ययन, ठीक है, क्लियर। ये जब आगे पढ़ोगे तो इरेज भी करना पड़ेगा, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो 1 मिनट है, ले लो, वैसे तुमको पता ही होगा, किताबों में भी दे रखा है तुमको। अब वापस से हम अपने ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो अब तक 16वीं सदी में तो हमने क्या पढ़ लिया भाई, कि ये क्या है, हमारा एक आत्मा का अध्ययन है। तो फर्स्ट आत्मा का अध्ययन। अब देखो हम आ जाते हैं किसके अंदर, 17वीं सेंचुरी के अंदर आ जाते हैं, कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, कि 17वीं सदी में मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला अध्ययन बन गया। मन की जगह और क्या क्या हो सकता है, मन मस्तिष्क हो सकता है ना, मन यानी कि मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला अध्ययन। आत्मा का अध्ययन हमने किया, लेकिन आत्मा के अध्ययन को 16वीं शताब्दी तक आते आते क्या कर दिया, नकार दिया, उसको मना कर दिया कि भाई ये तो हो नहीं सकता, आत्मा का अध्ययन ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता आत्मा का अध्ययन, क्या आत्मा का कोई रूप है, नहीं है। क्या वो दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। कोई कलर नजर आता है, नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं वो टीवी में चादर दे के दिखाते कि भाई ये आत्मा है, इस तरीके से। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है। जब तक व्यक्ति में जीव है उसके अंदर उसका वास है, अदरवाइज आत्मा को तो किसी ने देखा नहीं। तो आत्मा विज्ञान नहीं हो सकती, आत्मा के ऊपर प्रयोग नहीं हो सकते, क्योंकि मूर्त रूप में वो है ही नहीं। प्लस तीसरी चीज क्या है, उसका ना कोई रंग है ना रूप है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो अगर आता है कि भाई जो आत्मा का अध्ययन बोला है वो किस प्रकार का अध्ययन हो गया, फिर अमूर्त अध्ययन। किस प्रकार का अध्ययन हो गया, ये फिर अमूर्त अध्ययन हो गया, दिख तो रहा ही नहीं। तो 16वीं सदी के एंड में इसको क्या कर दिया कि भाई ये तो नहीं चलेगा, इसको हम नकारते हैं। देन आपका क्या आ गया, मन का अध्ययन आ गया। सेकेंड चीज आती है कि भाई ये क्या है, मन का अध्ययन है। अब ये मैं पहले वाला इरेज कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मैं इरेज कर देती हूँ ताकि फिर क्या थोड़ा सा मन के अध्ययन की तरफ हम चलें और तुम लोगों को थोड़ी पीडीएफ भी साफ सुथरी दिखे। यहां तक हमने पढ़ लिया ना, ठीक है। मन के अध्ययन पे हम आ जाते हैं, वो तो तुम पहले वाला उतार लेना थोड़ा थोड़ा पॉज करके वीडियो पे। चलो भाई, क्लियर। नेक्स्ट मन के अध्ययन की बात हो रही है। मन का अध्ययन किसने कहा, तो यानी कि अब ये जो 17वीं सेंचुरी की बात आई है, मन मस्तिष्क की बात है, उसमें किसने बोला था, अरस्तु ने बोला था। तो सबसे पहले समर्थक इसके कौन है, पाम्पनोजी। कौन है इसके समर्थक, पाम्पनोजी है। कहाँ के थे ये, इटली के थे। आ जाता है कई बार सवाल की कहाँ के थे, कहाँ के थे ये, इटली के थे। और इनके बाद में तो बहुत लोगों ने बोला है, किस किसने, थॉमस रीड ने बोला है, जॉन लॉक ने बोला है, रिचेरी ने बोला है। या थॉमस रीड मैंने लिखा है ना, उसके अलावा और कौन कौन है, जॉन लॉक और रिचेरी, ठीक है, और रीड। तो इसको है ना 17वीं सेंचुरी में जो मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए आया था, इसको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म भी है।
सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है पोम्पनोजी। पोम्पनोजी नाम, एक नाम तो याद हो ही सकता है, कहाँ के थे ये ध्यान में रखना है, इटली में थे। तो पोम्पनोजी ने क्या किया, इटली में मन मस्तिष्क का अध्ययन करने की कोशिश करी। अध्ययन इन्होंने कैसे करा, इन्होंने क्या करा, अपने आप को एक कमरे में लॉक किया, चेयर पे बैठे और क्या करना चालू किया, रीड करना चालू किया। तो लॉक, रिचेयर और रीड, ये तीन आपको ध्यान में रह जाएंगे होपफुली। और भी तरीके, ये मेरा तरीका था, आप अपने हिसाब से और भी कोई भी बना सकते हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो पोम्पनोजी, थॉमस रीड, जॉन लॉक, रिचेरी, ये सारे जो लोग थे इन्होंने क्या करा, इस क्षेत्र के अंतर्गत काम किया। अब सबसे पहले हम अगर भारतीय दर्शन शास्त्र की बात कर रहे थे, भारतीय दर्शन शास्त्र की बात करें, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ है, तो आत्मा का अध्ययन कर रहे थे हम। वहां पे मन का मतलब क्या था, यहाँ पे मन का मतलब क्या था, आत्मा। लेकिन अगर आपसे पाश्चात्य जो है दर्शन शास्त्र की बात की जाएगी, पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मन का मतलब किससे लिया गया, मस्तिष्क से लिया गया। मन का मतलब क्या हुआ, पाश्चात्य जो दर्शन के अंदर मस्तिष्क की बात हो रही है। ये 16वीं सदी में आत्मा का अध्ययन था, 17वीं सेंचुरी में मन मस्तिष्क की बात हो गई है। ये मन मस्तिष्क यानी कि मनुष्य के दिमाग में चल क्या रहा है, मनुष्य की जो है जो प्रकृति वो है क्या, और जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो पाश्चात्य दर्शन शास्त्र से हुई है, ऐसा किसका मानना था, जो 17वीं सेंचुरी के मनोविज्ञानी आए थे जिन्होंने मन के ऊपर अध्ययन किया था। मन के ऊपर तो बहुत गहरा अध्ययन हुआ है, बाद में हम जब सिगमंड फ्राइड पढ़ेंगे तो एक मनोविश्लेषणात्मक वाद आएगा, तो उसके अंदर हमने पूरा तरह से किसका अध्ययन किया है, मस्तिष्क का ही अध्ययन किया है। मस्तिष्क जिसके 3 पार्ट होते हैं ना, चेतन मन, अवचेतन मन और अर्धचेतन मन, है ना, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस जब हम पढ़ेंगे तो ये जो चेतन मन है इसका, और अचेतन मन है और अर्धचेतन मन है, इसका पूरा विज्ञान के रूप में अध्ययन किया गया था। तो पहले आत्मा का अध्ययन था, अब किसका अध्ययन होने लगा, मन और मस्तिष्क का अध्ययन होने लगा था। इसमें नाम क्या आया, पोम्पनोजी। अब जैसे गैरिट ने किया था ना, गैरिट वाला जब मैंने आपको बताया था कि भाई गैरिट ने बोला कि साइकोलॉजी वर्ड है, साइकोलॉजी वैसे तो कौन सा वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के इस समय साइकी और लोगस मिलके ये बने हैं। साइकी का मतलब हुआ आत्मा या अंतःकरण का अध्ययन, और लोगस का मतलब अगर हम देखेंगे तो लोगस का मतलब क्या हो गया, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं, विज्ञान के रूप में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन हो रहा है। और वैसी बातें क्रमबद्ध तरीके से जब हम प्रयोग करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो लोगस कहला रहा है। तो यहाँ पर पोम्पनोजी ने भी इसको 2 शब्द में बांटा, वही साइकी और लोगस, ठीक है। तो जो पोम्पनोजी थे इन्होंने भी साइकोलॉजी जो शब्द था इसको 2 शब्दों में बांट दिया, वही साइकी और लोगस, क्लियर, साइकी और लोगस में बांट दिया। अब यहाँ पे पहले जब साइकी का मतलब आत्मा था, अब यहाँ क्या हो गया, मन, यहाँ क्या हो गया, मस्तिष्क, मस्तिष्क का अध्ययन। पहले हम क्या कर रहे थे, आत्मा का अध्ययन। तो मस्तिष्क का अध्ययन सबसे पहले इसे किसने कहा, पोम्पनोजी ने कहा। कहाँ के थे, इटली के थे, और समर्थक कौन है, जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड, ठीक है। तो पोम्पनोजी इटली के थे, रीड करने के लिए उन्होंने अपने आप को कमरे में लॉक करा और चेयर पे बैठ के पढ़ने लगे। तो ये इसका एक छोटा सा ट्रिक भी आपको पता चल गया। अब देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई 17वीं सेंचुरी चल रही है और हम अध्ययन कर रहे हैं मन मस्तिष्क का, कि एग्जैक्टली मनुष्य के मन में चल क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। तो अगर आपके पास एक सवाल आता है कि साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है, स्पेसिफाइक नहीं पूछा है, 17वीं सेंचुरी या 18वीं सेंचुरी या 16वीं सेंचुरी के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पे सीधा शब्द आता है, साइकोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन में दे रखा है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, या व्यवहार का अध्ययन, या फिर दोनों का अध्ययन। तो सीधी सी बात है, कोई स्पेसिफाइड नहीं किया है, तो मन का अध्ययन और आत्मा का अध्ययन दोनों ही इसके क्या होंगे, आंसर होंगे। यानी कि ए भी इसका आंसर है और बी भी इसका आंसर है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम आत्मा के अध्ययन को कैसे पढ़ते हैं, व्यवहार के अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं। तो ये भी, अब इसकी भी आलोचना होने लगी। आलोचना क्यों हुई, अंत में इसको अस्वीकार क्यों किया गया, कमी क्या थी इसके अंतर्गत। मन को ही इन्होंने क्या करा, आत्मा को ही इन्होंने क्या करा, मन में कन्वर्ट किया। अब मन की बात कैसे पढ़ी जाएगी, जब तक मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगी, जब तक मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगी। आप वीडियो चल रहा है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहे हैं, हमारे बीच में कोई संवाद नहीं हो रहा है किसी भी तरह का। तो जब तक कोई चीजें नहीं होंगी, मस्तिष्क के अंदर बात नहीं, मतलब मस्तिष्क के अंदर बात चल रही है और मैं आपसे बात करके नहीं बताऊंगी, यहाँ पे रंगीन PDF नहीं होगी, तो रंग, स्वाद, रूप,
है ना, और अमूर्त रूप का जो अध्ययन होगा, ये भी हम क्या करें, अमूर्त रूप का अध्ययन होगा, तो फिर कैसे चीजें संभव हो पाएगी। तो फाइनली क्या हुआ, 17th सेंचुरी में इसको भी क्या कर दिया, बाय कर दिया कि भाई ये भी हमने नकार दिया। अब 18th सेंचुरी तक ये क्या रहा था, बैटरी लो हो रही है, इसको ऑन कर देती हूँ, 1 मिनट रुकना भाई, ठीक है। तो 17th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, इसको भी, इस चीज को भी क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। तो 17th सेंचुरी की बात है, इसको हटा दिया कि भाई मन का अध्ययन भी नहीं पढ़ा जाएगा। अब हम किस पे आ गए, मस्तिष्क के अध्ययन पे आ गए। मस्तिष्क का अध्ययन, मन मस्तिष्क का अध्ययन, वो भी नहीं पढ़ा जाएगा। अब थर्ड नंबर क्या हुआ, 18th सेंचुरी के अंदर ये क्या रहा भाई, मन का विज्ञान ही रहा। नहीं क्या होगा जिसने रिसर्च वगैरह, है ना, एक टाइम चलता है जिसके अंदर ये शॉर्ट फॉर्म में ही था कि भाई 18वीं शताब्दी तक तो क्या चलता रहा हमारा, ये मन का विज्ञान बना रहा, बीच में रहा था, इसका बंजर काल भी आएगा, सारी चीजें हैं तो हम पढ़ेंगे। तो अब जो आया वो क्या आया, 19वीं सदी आई है। 19वीं सदी में मनोविज्ञान की बात होगी। 19वीं सदी के अंदर मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान बोला है भाई, चेतना का विज्ञान बोला गया है। चेतना, मनुष्य की जो अंतर के कॉन्शियस सारे बिहेवियर है, उसके मस्तिष्क के अंदर जो सारी चीजें हो रही है, सारी प्रक्रिया हो रही है, उसकी अनुभूति, उसकी संवेदनाएं, सारी चीजों का अध्ययन, यानी कि इसको क्या बोला गया, ये क्या है, चेतना का विज्ञान है। तो अगर आता है आत्मा के अध्ययन का जनक अरस्तु, अगर आता है मन मस्तिष्क के अध्ययन का जनक पाम्पनोसी, और अगर आता है 18th सेंचुरी में भी मन का विज्ञान रहा। अगर आता है 19वीं सदी की बात होती है कि भाई चेतना का विज्ञान किसने कहा है, तो चेतना के अनुभूति का विज्ञान किसने कहा है, विलियम वुंट का नाम आएगा। सबसे पहले 19वीं सदी में विलियम वुंट के द्वारा इसे चेतना का विज्ञान कहा गया था। विलियम वुंट कहाँ के थे, बेसिकली ये जर्मनी के थे, ठीक है, कहाँ के थे, जर्मनी। तो एक सवाल और भी आता है, जर्मनी में मनोविज्ञान का जनक किससे कहा जाएगा, तो जर्मनी के मनोविज्ञान के जनक अगर कहे जाएंगे तो वो विलियम वुंट कहे जाएंगे। अगर अब यहाँ देख रहे हो, टिचनर नाम है, विलियम जेम्स नाम है, जेम्स सली नाम है। विलियम जेम्स कहाँ के थे, अमेरिका के थे। तो यहाँ से एक सवाल और तैयार हो जाता है कि विलियम जेम्स जो कि अमेरिका के थे, तो अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, चेतना के विज्ञान का जनक या मनोविज्ञान का जनक, ये कहा जाता है विलियम जेम्स को, ठीक है। तो अब हम किस पे आ गए, अपनी 19वीं सदी के ऊपर आ चुके हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा छोटा बनाऊं, तो इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा छोटे छोटे में चीजें मिल जाएं। एक साथ 1 घंटा तो पढ़ भी नहीं पाओगे, मुझे अच्छे से पता है। तो अभी इसका सेकंड पार्ट कर देती हूँ, जिसके अंदर हम 19वीं सदी से स्टार्ट कर लेते हैं। 16 हो गई, 17 हो गई, 18 हो गई, 19वीं के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं, चेतना का विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। दिशा क्लासेस पे आप ये सारी क्लासेस देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो आप लोग, आपको जो पीडीएफ है क्लास होने के बाद में, पीडीएफ आपको 1 दिन में वहां पर मिल जाया करेगी। जब क्लास खत्म होगी उसके बाद में मैं आपको पीडीएफ दे दिया करूंगी। और भी कुछ नोट्स वगैरह चाहिए हो साइकोलॉजी से रिलेटेड वगैरह, तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, 19वीं सदी से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले में वापस से मिलते हैं। थैंक यू।